हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी की अगली क्लास देखेंगे। देखो अभी क्या हुआ था कि 2-3 दिन से हीट थोड़ा ज़्यादा पड़ रही थी, उस वजह से सारी चीज़ें रीअरेंज करनी पड़ी। तो इन 2-3 दिन में क्लासेज थोड़ी स्लो हो गई थी। अब जो रीअरेंजमेंट करना था मेनली एसी का करना था। एयर कंडीशन आप विंडो एसी भी नहीं चला पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो शोर करता है। तो मेनली स्प्लिट एसी पे शिफ्ट होना था, तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब क्लासेस काफ़ी स्पीड में आएंगी। हो सकता है कि किसी दिन 2 क्लास की जरूरत पड़ी तो 2 भी आएंगी, 3 की जरूरत पड़ी तो 3 क्लासेज भी आएंगी एक एक दिन में भी। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए, मेहनत कीजिए। टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम क्या है? भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं एवं पहाड़ियाँ। तो भारत की सारी पर्वत श्रृंखलाएं और पहाड़ियाँ देखेंगे। अब चूंकि पर्वत श्रृंखलाएं देखने से पहले जो भी पर्वत श्रृंखलाएं आप देखोगे ये तो फैक्चुअल चीज़ें होगी। पहले थोड़े कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि आपको पता भी तो होना चाहिए कि कोई पर्वत है तो कैसे बनता है। तो पर्वत कैसे बनता है इसका एक हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगा। कौन कौन से पर्वत बनते हैं, कौन कौन से पर्वत, तो इससे पता चलेगा कि ये पर्वतों के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग जगह पे हैं, तो ये कैसे बने। तो याद रखना थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर मैप पे जाएंगे हम लोग, मैप पे देखेंगे सारे पर्वत और उसके बाद एक कॉन्सेप्टुअल चीज़ें खत्म होंगी। फिर फैक्ट्स पे आएंगे और सारे फैक्ट्स आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहले एक चीज़ देख लो कि ये भारत की सभी पर्वत श्रृंखलाएं पहाड़ियाँ क्या क्या देखनी है। भारत का पूरा डिटेल से देखेंगे, एक एक। हिमालय देखेंगे तो हिमालय के सारे पार्ट देखेंगे। फिर जैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो पर्वतों पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक तो कहाँ स्थित है, राज्य पूछ लेगा अगर कोई छोटी मोटी। दूसरा हाइट में अरेंजमेंट लगाने को बोल देगा। एवरेस्ट की जो चोटी है उसमें बोल देगा कि हाइट में अरेंज करो अलग अलग चोटियों। तो ये है सारी हाइट भी है, प्लस ये दे देगा कि इंडिया में कौन सा है और इंडिया के बाहर कौन सा है। प्लस पूर्व से पश्चिम की ओर बोल देगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज करो। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं पर्वतों में मेनली। और उनका टाइप पूछ लेगा, अगर कोई एग्जाम्पल पूछे कि ब्लॉक पर्वत कौन से हैं दुनिया भर के भी, तो वो सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। जब ये सारी चीज़ें करोगे तो इंडिया के सारे पर्वतों, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं जैसे, इनकी सारी डिटेल मिल जाएगी। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, सब चीज़ करके हम लास्ट में साउथ की पहाड़ियों के भी ऑर्डर पूछ लेते हैं, उत्तर से दक्षिण वाले, वो सारी देखेंगे, ठीक है। फिर दुनिया के अलग अलग पर्वत, जैसे मोड़दार पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन्स, तो उनके सारे उदाहरण दुनिया भर में देखा लेंगे। फिर आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं, इनके उदाहरण देख लेंगे। इस तरीके से ये पूरा जितनी भी चीज़ें होती हैं हम इस टॉपिक में पर्वत से रिलेटेड जो भी आपका आने वाला वो तो ख़त्म करेंगे, प्लस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन भी बताएंगे जिससे याद रखने में आपको इजी हो जाए। तो सबसे पहले पर्वत का निर्माण देख लो, पर्वत का निर्माण कैसे होता है। देखो पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल, अंतर्जात बल जिसको बोलते हैं, कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, पृथ्वी पे उच्चावच बनाते हैं। उच्चावच मतलब ऊंची नीची चीजें। तो जो अंतर्जात बल होते हैं वो उच्चावच बनाते हैं पृथ्वी पे। और जो बहिर्जात बल होते हैं, बाहर के बल, पृथ्वी के बाहर के बल, वो क्या करते हैं, इन उच्चावचों को समतल लेके आते हैं, ठीक है, पृथ्वी को समतल करते हैं। 2 क्रियाएं होती हैं। अब अंतर्जात बल में कौन कौन से होते हैं आपके, ज्वालामुखी, भूकंप। 5 मिनट समझना, सब चीज समझ में आ जाएगी बहुत ईजी तरीके से। भूकंपीय बल या भूकंप, ये तो हो गए आपके। एक होता है आकस्मिक बल, और भी कुछ आ गए तो वो हो गए ग्रहक्षरण वगैरह, ठीक। ये अंतर्जात बल हो गए आपके। इसके बाद बहिर्जात बल। बहिर्जात बल में क्या आ गया, अपक्षयन, अपर्दन और बृहक्षण यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये बहिर्जात बल होगा। ये क्या करेंगे, पृथ्वी पर पर्वतों का, पठारों का निर्माण यहाँ से होता है, ज्वालामुखी से, भूकंप से। और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, प्लेटों का संचलन, प्लेट्स का संचलन, इससे भी क्या होगा, आपका निर्माण होगा माउंटेन्स का। तो माउंटेन्स का निर्माण इससे होगा। और माउंटेन्स जो आपके, उनको समतल किया जाएगा, उनकी ऊंचाई कम की जाएगी, पठार बनेंगे, वो सब बनेंगे इससे, ठीक है। अब आते हैं तो ज्वालामुखी से कैसे बनते हैं, क्रियाएं देख लो। तो पृथ्वी की देखो अलग अलग लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर हैं, सबसे पहले तो क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट, जो भूपर्वती होती है सबसे ऊपरी, ठीक है, महाद्वीपीय क्रस्ट है। और दूसरी है महासागरीय क्रस्ट। ये दोनों क्रस्ट है, सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की। ये मुश्किल से आपकी जाती है 30 किलोमीटर तक,
ठीक है। महासागरी जो होती है वो तो 5 किलोमीटर ही जो उसकी गहराई है। महाद्वीपीय उसकी 30 किलोमीटर तक है, जहाँ पर्वत वगैरह है वहाँ पे 70 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो ये टोटल है। क्रस्ट के जस्ट नीचे होता है आपका मेंटल। मेंटल में क्या होता है, बहुत सारे तत्व हैं, रेडियो एक्टिव भी तत्व हैं यहाँ पे। तो यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा, प्लास्टिक पिघले हुए फॉर्म में चट्टाने हैं यहाँ पे। और जितनी भी क्रियाएं होती हैं मेंटल से होती हैं। मेंटल क्या है, ऊपरी मेंटल जो होता है आपका 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक होता है। इसको दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं, या एस्थेनोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। इसके ऊपर जो होती है क्रस्ट होती है आपकी, अलग अलग प्लेटों में डिवाइड होती है। और ये प्लेटें क्या होती है, संचलन करती है, इधर से उधर चलती रहती हैं। टोटल 7 बड़ी प्लेट्स हैं पृथ्वी के ऊपर, जो कहाँ तैर रही हैं, दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही होती हैं प्लेट्स, ठीक है। तो ये प्लेट्स का क्या हो रहा है, संचलन। संचलन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ भी हैं, उनमें अभिक्रियाएं हो रही, तो तापांतर है। और तापांतर की वजह से इसमें क्या हो रहा है, एक प्रकार की संवहनीय धाराएं हो रही हैं। तो कहीं पे भी तापांतर हो वहाँ पे अपने आप गति हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो आपकी गति किससे चलती है, भाप से या फिर हीट से। सारी दुनिया में जो भी बिजली है आपकी, वो अधिकतर कहाँ, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है आपकी, या तो सनलाइट से प्राप्त कर रहे हैं लोग, या बिजली बना रहे हैं, तो बिजली बनाने के लिए गतिज ऊर्जा को। तो ये फाइनली हीट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी हीट डिफरेंस होता है वहाँ ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा से ही इन चीज़ों का संचलन होता है। तो पृथ्वी के ऊपर ये 7 प्लेट संचलन कर रही हैं। जब ये 7 प्लेटें संचलन कर रही हैं तो इसमें क्या होता है कि जो महाद्वीपीय प्लेट होती है उसकी जो घनत्व होता है महाद्वीप का, महाद्वीप मतलब जिस पे आप रह रहे हो, ठीक है, वो कम होता है। महासागरीय जो प्लेट होती है जिसको बोलते हैं ओशिनिक, ठीक है, इसको कॉन्टिनेंटल बोल देते हैं, इसको ओशिनिक। इसकी क्या होता है, घनत्व ज़्यादा। ये देखना यूपीएससी लेवल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, यूपीएससी वालों के भी क्लियर नहीं होते हैं कॉन्सेप्ट। इसके घनत्व क्या है, ज़्यादा होता है। तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगी, टकराती हैं तो ये कहाँ चली जाएंगी, अब जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे चली जाएगी, वो नीचे जाके फिर से मेंटल में जाएगी। यहाँ तापमान और दाब क्या है, ज़्यादा है। तापमान दाब ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा कि पिघल के फिर से ऊपर आ जाएगी ज्वालामुखी। तो एक प्रकार के पर्वत बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसे हवाई द्वीप है जो अमेरिका का हवाई द्वीप, वो ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत। दूसरे पर्वत कैसे बनते हैं कि ये दोनों 3 प्रकार की गति होती है। तो इसमें जब 2 प्लेटें महाद्वीपी 2 प्रकार की प्लेटें मिले, तो अब दोनों महाद्वीपी हैं, तो इनमें क्या क्रिया होगी, इनमें क्रिया होगी कि एक दूसरे को ये दबाएंगी तो संपीड़न। अब ये क्या है, नीचे नहीं जाएगी कोई, तो इस प्रकार से कभी भी कोई चीज़ एक दूसरे के देखते हो तो ये संपीड़न होते हैं। संपीड़न के कारण क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे हिमालय, रॉकीज, एंडीज, ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जब 2 महाद्वीपी प्लेट मिलती हैं आपस में, एक दूसरे को दबाती हैं, तो बहुत ज़्यादा संपीड़न। अब ये क्रिया 1-2 दिन की नहीं होती, ये लाखों वर्ष लगते हैं इसमें। तो बहुत स्लोली होती है, पता नहीं चलता है लोगों। और भूकंप वगैरह इसी से आते हैं। जितने भी भूकंप आए ना, अभी आया था आपका तुर्की सीरिया में, तो वो क्या है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों एक्टिव है, इस वजह से यहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, ठीक। तो एक तो ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं पर्वत, दूसरे बनते हैं आपके किससे, कि संपीड़न से। तीसरी चीज होती है एक आपकी भ्रंश घाटी। संपीड़न को बलन भी बोलते हैं, बलन। संपीड़न होता है तो इससे क्या होगा, फोल्ड मतलब बलन, तो बलित पर्वत जो होते हैं। भ्रंशन तीसरा होता है भ्रंशन। भ्रंशन में क्या होता है कि 2 पोर्शन है, 2 अलग अलग प्लेट्स हैं, छोटी प्लेट्स भी हो सकती है, ये तो मैंने बड़ी बड़ी प्लेट्स बता दी। 2 प्लेट्स हैं, इसमें क्या होगा, या तो एक प्लेट नीचे चली जाए, या फिर अगल बगल की दोनों प्लेट नीचे चली जाए, 3 प्लेट भी हो सकती हैं, और बीच की प्लेट ज्यों की त्यों रह जाए। यहाँ छोटी प्लेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो बीच की प्लेट ऐसे ही रह जाए और 2 प्लेटें ही नीचे चलेंगी, तो ये अपने आप में पर्वत का रूप कर लेता है धारण। तो ये कौन सा पर्वत हो गया आपका, ब्लॉक पर्वत, जिसको रियल पर्वत नहीं बोलते क्योंकि ये अपने आप ऊपर नहीं उठा है, बाकी की चीजें नीचे चलेंगी, इसलिए जो पर्वत लगने लगा, ब्लॉक माउंटेन्स। इसका उदाहरण कहाँ है, इंडिया में जैसे देखो सतपुड़ा हो गया आपका, बिंद हो गया, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, और बीच में इनके खाई भी बनती है आसपास। तो वहां से जैसे नर्मदा और तापी क्या है, ऐसी बनी हुई खाई में ही बहती हैं नदियां, तो ब्लॉक माउंटेन्स ही हुआ है। अब माउंटेन समझ में आ गए होंगे कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जैसे सियारा नेवेदा हो गया, या नेवादा, सियारा नेवेदा, जो आपका कहाँ पे है, यूएसए में,
ये हो गया, वासजेस हो गया, ये सब ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण है, ठीक है। तो ये माउंटेन्स अब आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधा आते हैं मैप पे। तो इंडिया के पहले सारे माउंटेन्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर सीधा बता देंगे फैक्चुअल चीज़ें। देखो ये है पामीर नोट, कहाँ है? तिब्बत में है, तिब्बत के ऊपर है। यहीं से सारे पर्वतों का निर्माण हुआ, इसको बोलते हैं दुनिया की छत है, ठीक है। यहाँ से हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला निकली, कुल्लुन शाह, चाइना के बहुत सारे पर्वत यहीं से निकले हैं। सुलेमान किरथार रेंज जो है आपकी पाकिस्तान में, वहाँ भी निकले हो, इंडिया के तो ये सब निकले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हो, तिब्बत का पठार आता है। ये तिब्बत का पठार इधर वाला है, तो ये इसी नोट का ही पार्ट है। तो तिब्बत का पठार ये आएगा आपका यहाँ पर, ठीक। यहीं से श्रेणी पहली निकलेगी कराकोरम, लद्दाख, ये है, मैं लाइन खींचते जा रहा हूँ, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये 3 श्रेणी है ट्रांस हिमालय में। हिमालय के देखो 4 पोर्शन है। पहला है ट्रांस हिमालय, जिसको बोलते हैं पार हिमालय। पार हिमालय को मेन पार्ट नहीं माना जाता है, हिमालय के पार का भाग है, ठीक है। फिर मेन पोर्शन इसके 3 है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो ये सारे तीनों पार हिमालय में रेंज है। इसके बाद आपका आ जाता है बृहद हिमालय की श्रेणियाँ। तो दुनिया के जितने भी बड़े पर्वत हैं, माउंट एवरेस्ट से लेके नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, ठीक है, K2, ये सारे पर्वत आपके कहाँ हैं? बृहद हिमालय में। फिर आता है आपका बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी, ये आगे। इसके बीच में आपको मिलेगा J&K, जम्मू एंड कश्मीर। पीर पंजाल और धौलाधार, यहाँ पे मिलेगा कुल्लू मनाली। तो पीर पंजाल और धौलाधार ये दोनों कहाँ हैं आपके? लघु हिमालय में। तो टोटल 5 श्रेणियां हैं, जिनमें 3 श्रेणियां आपकी ट्रांस हिमालय हैं, 2 आपकी यहाँ हैं। और बृहद हिमालय जो श्रेणी है आपकी, वहाँ पे क्या हो रहा है आपका? सारे जितने भी बड़े पर्वत हैं वो यहाँ पे है। अब आते हैं शिवालिक रेंज, आपकी आखिरी है जो मैंने बताया ना, एक बृहद हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक है। इसको बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। ये छोटा है, 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक ही है, ये नया बन रहा है, ठीक है। हिमालय का अभी भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है, क्योंकि प्लेट का संचलन अभी भी जारी है, संपीड़न जारी है, तो इसकी हाइट बढ़ रही है और यहाँ पे प्लेट्स एक्टिव हैं। दूसरा आ जाते हैं, ये हिमालय का जान लियो। हिमालय की ही रेंज यहाँ से चले जाओगे आप तो सिक्किम से लेके यहाँ तक अरुणाचल तक मिलेगी। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो इसी की रेंज कौन सी? डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। इसमें क्रम पूछ लिया जाता है आपका पश्चिम से पूरब का, ठीक। फिर यहाँ पे चले जाओगे आपका तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा पे पटकाई बूम श्रेणी है आपकी। फिर यहाँ पे चले जाओगे तो म्यांमार वाली श्रेणी है, म्यांमार में अराकान योमा, म्यांमार से, और ये किसको पृथक करती है? आपकी नागालैंड वगैरह को ये पृथक करती है, ठीक है। इसके बाद 3 है मेघालय में पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया। तो जयंतिया आपकी मेघालय से थोड़ा और आगे भी चली जाती है। तो ये 3 पहाड़ियों की वजह से ही मेघालय में चेरापूंजी में सर्वाधिक जो वर्षा होती है इन 3 पहाड़ियों की वजह से होती है, तो ठीक। ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। इसके बाद आप अरावली में चले जाओगे। इस देश की नहीं, दुनिया की वन ऑफ द सबसे ओल्डेस्ट पहाड़ी है, या पर्वत जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको अब अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। तो अरावली हो गई आपकी। इसके बाद आप यहाँ पे चले जाओगे तो मांडव पहाड़ियाँ हैं आपकी गुजरात में, और गिरनार पहाड़ियाँ भी गुजरात में, या गिर रेंज जिसको बोलते हैं। फिर आप चले जाओगे महाराष्ट्र वगैरह में शुरू होता है। तो महाराष्ट्र के पहले आप MP में आ जाओ। ये बिंद है, विंध्याचल है। तो ये आपका MP में भी है, आपका UP में भी है, इसको कैमूर रेंज, ठीक है। दूसरा है आपका सतपुड़ा रेंज, ये है सतपुड़ा रेंज। इसी के बीच में आपकी क्या है? बिंद और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। ऐसे चले जाओ यहाँ पे। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको धूपगढ़ मिलेगी। फिर आप और नीचे चले जाओ तो महाराष्ट्र, अब आ गया महाराष्ट्र। तो इसमें क्या, अजंता की गुफाएं सबने सुना होगा, तो अजंता पहाड़ी है। फिर आपकी एक हरिश्चंद्र पहाड़ी है, ये है। फिर बालाघाट रेंज यहाँ पे है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र की देखेंगे। फिर यहाँ पे चले जाओगे आप कर्नाटका में, तो यहाँ पे तो पश्चिमी घाट पे बहुत सारी, नीलगिरी है, अन्नामलाई है ना, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गई आपकी नीलगिरी श्रेणी, ये हो गई अन्नामलाई श्रेणी। अन्नामलाई ये वाली है, ठीक है। और इसके बाद ये लास्ट वाली जो है वो इलायची पहाड़ियाँ, जिसको बोलते हैं कार्डमम पहाड़ियाँ, ये सबसे आखिरी मिलेंगी आपको। यहाँ पे चले जाओगे तमिलनाडु के तट पे,
तो सेवराय मिलेगी, जावादी मिलेगी। और ऊपर चले जाओगे आप आंध्रा में तो नल्ला मल्ला, नल्ला मलाई, एरामाला, ये सारी आपकी मैप पे पहले दिखा दी है कि मैप पे आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि क्या है। यहाँ पे राजमहल पहाड़ियाँ हैं, ये आपके चले जाओगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमा पे, ठीक है। ये राजमहल पहाड़ियाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी बता दी। तो मैप पे जानने के बाद अब 1 बाई 1 करके सारी पहाड़ियाँ पढ़ेंगे क्या है। तो भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं एवं पहाड़ियाँ। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32,87,563 वर्ग किलोमीटर। इसका 11% भूभाग क्या है? पर्वत है। 11% भूभाग पे क्या है? पर्वत है। 18% भूभाग क्या है? पहाड़ी है। ये कंफ्यूज मत होना, कई जगह टोटल 29 लिखा रहेगा। पर्वत और पहाड़ी में अंतर है। मेनली पर्वत पहाड़ी में क्या अंतर है कि 600 मीटर से जिसकी कम हाइट हो वो पहाड़ी होती है और पर्वत उससे ज़्यादा होता है। होते एक ही पार्ट है तो पूरा पर्वत में गिन लिया जाता है, ठीक है। 28% भूभाग जो है पठारी है। तो पठार क्या होते हैं? पठार जिनका समतल, ऊंचाई, काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, जो समुद्र स्तर होता है उससे ऊंचाई पे तो होते हैं, हो सकता है 1000 मीटर हो, 1500 मीटर, लेकिन इनका जो ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है। तो ये हो गया पठार। और ये पुराने, एक प्रकार से पुराने पर्वत ही होते हैं, घिस घिस के ये समतल हो गए होते हैं लाखों वर्ष में। इनमें सर्वाधिक जितने भी खनिज वगैरह होते हैं पठारों में ही पाए जाते हैं, जितने भी खनिज मिलते हैं आपको मैक्सिमम, ठीक। 43% भूभाग मैदानी है। ये सारा आपका हिसाब किताब है। कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को जानना है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य, सतपुड़ा, मेघालय का पठार, ये सब आपके नॉर्थ ईस्ट में ही आ जाएंगे, या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी बोलते हैं, और पूर्वी घाट, ये सारी देखेंगे। सबसे पहले हिमालय को देख लेते हैं। भारत के उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची, नवीनतम, ये तृतीयक युग, अलग अलग युग हैं, टोटल अभी चतुर्थक युग चल रहा है। तृतीयक में आपका हिमालय बना है। सबसे नवीनतम अगर कोई पर्वत श्रेणी है तो हिमालय है, और हिमालय की सबसे नवीनतम कौन है? शिवालिक श्रेणी। तो तृतीयक युग में हिमालय बना आपका। एक युग और आता है, अभी चतुर्थक चल रहा है। तो चतुर्थक में क्या बना था आपका? मैदान, गंगा यमुना के मैदान, ठीक। हिमालय के बारे में और देखो, मोड़दार पर्वत है एक तो, जिसको बलित पर्वत भी बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं, संपीड़न के कारण इसका निर्माण हुआ। यह भारत के उत्तर पश्चिम में नांगा पर्वत, या इसको नंगा पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। नांगा पर्वत चोटी शिखर से उत्तर पूर्व में नामचा बरवा तक फैला है। तो इसका शुरुआत कहाँ से होता है? नांगा पर्वत से, और नामचा बरवा तक ये जाता है। तो ये 2 पर्वत याद रखना, NN है, नांगा या नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। इस पर्वत की लंबाई पश्चिम से पूर्व तक कितनी है? 2500 किलोमीटर। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई देख लो, तो पश्चिम में चौड़ाई 400 किलोमीटर और पूर्व में 160, तो यहाँ पे चौड़ाई कम होती जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई पूर्व की ओर अधिक है, ठीक है। तथा जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। तो इसकी पूर्व में ऊंचाई क्या है? अधिक है, और पश्चिम में ऊंचाई कम है। एवरेस्ट आपका बीचों बीच पड़ता है, थोड़ा पूर्व की ओर ही पड़ता है, ठीक। इस पर्वत की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग कितनी है? हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। हिमालय पर्वत के अंतर्गत कई समानांतर श्रेणियां, देखो एक ही क्रम में, एक ही काल में अगर किसी उसके पर्वतों का निर्माण होता है तो केवल ऐसे नहीं होता है, एक उसमें अलग अलग श्रेणियां होती हैं। इसके बाद इसका ये आ जाएगा, ये, तो इनको सबको पर्वत श्रेणियां बोलते हैं, जिनमें कई पर्वतों का समूह होता है। इनको मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन से। पार हिमालय सबसे पहले बना, इसके बाद ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। पार हिमालय के बारे में जानते हैं। महान हिमालय के उत्तर की ओर या बाहर की ओर स्थित होने के कारण इसे पार हिमालय कहा जाता है। इसे ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तो है ही है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तो कैलाश पर्वत जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है। सिंधु नदी लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित। ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये आपके बहुत काम आने वाले। ये बोला ना, यूपीएससी तक भी ये फैक्ट्स काम आ जाएंगे, ठीक। और शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहे हैं तो आपके इस एग्जाम में कवर कर ही लोगे। काराकोरम श्रेणी में भारत का सर्वोच्च शिखर कहाँ है? कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन K2। लेकिन ये अभी कहाँ पे है आपका? ये है पीओके में। तो अगर पूछा जाए कि इस टाइम जो भारत के उसमें है भूमि, उसमें सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है भारत का? तो वो है कंचनजंगा, क्योंकि पीओके पे पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है। अब देखते हैं महान हिमालय। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का प्रमुख पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसकी सबसे ऊंची पर्वत
जो श्रेणी जिसको बोलते हैं वो है आपकी महान हिमालय। जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं सब इसी में स्थित हैं। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 6100 मीटर। औसत चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर। इसकी दक्षिणी ढाल तीव्र और उत्तरी ढाल क्या है? मध्यम है। सर्वाधिक ऊंचाई के कारण इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। इसमें सालों भर आप ऊंचाई जितनी हाइट पे जाओ, मैंने पहले बताया था कि हाइट पे जाने पे हर 1 किलोमीटर जाने पे आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर कम होता जाता है। तो एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं हिम लाइन, हिम रेखा, मतलब 4 किलोमीटर के ऊपर तो हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें सालों भर बर्फ से ढके रहने के कारण हिमाद्री के नाम से भी पुकारा जाता है इसे। आगे आ जाते हैं। हिमालय पर्वत के सभी पर्वत चोटियां इस श्रेणी में स्थित हैं जो दुनिया की सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं। इनमें से 10 पर्वत चोटियां इस प्रकार हैं। तो हिमालय पर्वत की सारी पर्वत चोटियां देख लेते हैं। ये पूछ लिया जाता है, एक तो इनका पूछ लिया जाता है पश्चिम से पूरब का क्रम, और दूसरा पूछा जाता है आपका क्या? चोटियों की हाइट। तो देख लेते हैं क्या है हाइट। सबसे ऊंचा कौन सा है आपका? माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। तो ये देश भी पूछा जाता है, तो सारी चीज़ें याद रखनी। 8848 मीटर, अभी चाइना ने इसको मापा था तो 8850 मीटर बताया था, ठीक। कंचनजंगा भारत में कितना है? 8598। फिर मकालू 8481। फिर धौलागिरी, नंगा पर्वत, फिर सबकी हाइट देख लीजिए लिखी हुई। अन्नपूर्णा, नंदा देवी। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। तो जो चीज़ धौलागिरी भी आपका नेपाल में। फिर कामेट, कामेट लगता विदेशी नाम है लेकिन है भारत में। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था। नामचा बरुआ कहाँ है? आपका भारत में। और गुल्ला मानदाता कहाँ है? नेपाल में। तो ये है एक, इसमें केटू छूट गई, दूसरे नंबर पे केटू होनी चाहिए थी, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन केटू। आगे अब थोड़ा सा आपको इन श्रेणियों का पश्चिम से पूर्व का भी क्रम बताया देगा, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। तो सबसे पहले तो ये मैंने बता दिया कि नंगा पर्वत है आपका, और सबसे लास्ट में आपका क्या है? नामचा बरुआ, अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरुआ। इसके बीच में आप देखोगे नंदा देवी है, उसके बाद आपका अन्नपूर्णा है, इसको लिख लेना, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका धौलागिरी है यहाँ पे, इसके बाद मकालू है, फिर एवरेस्ट है, और यहाँ पे सिक्किम में आपका कौन सा है? कंचनजंगा, और लास्ट में नामचा बरुआ तो है। तो अगर आपका पश्चिम से पूर्व का क्रम भी पूछा जाए तो आप इस तरीके ही लगा सकते हो। नंगा पर्वत ये है आपका, इसके बाद नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, इसके बाद मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरुआ, ठीक। आगे आते हैं लघु हिमालय। इस श्रेणी को हिमाचल, मध्य और निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई, चूंकि देखो उसका बताया ना, बृहद हिमालय की जो आपकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी थी? 6100 मीटर। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है आपकी 3500 से लेकर 4500 मीटर के बीच में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बोलना 3700 मीटर से 4500 के बीच में, कहीं कहीं ये 3500 से 4500 के बीच में। औसत चौड़ाई कितनी? 80 किलोमीटर। इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती है? पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर, जो मैंने बोला जम्मू कश्मीर जो होती है आपकी J&K, वो आप पृथक करती है आपकी जास्कर को पीर पंजाल से, या बृहद हिमालय को पीर पंजाल भी बोल सकते हैं। धौलाधार श्रेणी जो है हिमाचल प्रदेश में है आपकी, इसको नागटिवा श्रेणी भी बोला जाता है, मसूरी श्रेणी भी बोला जाता है, और नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी भी बोला जाता है। इसके ढालों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको क्या? बुग्याल बोला जाता है। कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, घास के मैदान को बुग्याल बोला जाता है जो ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और कश्मीर में इसको मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग आदि बोला जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल एवं कयार कहा जाता है। फिर आगे आते हैं महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कई घाटियां स्थित हैं, जिनमें से कौन कौन सी घाटी है आपकी? कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटी, नेपाल में काठमांडू की घाटी काफ़ी प्रसिद्ध है। इस श्रेणी में भारत के अधिकांश पर्वतीय नगर स्थित हैं, जैसे शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग। शिवालिक श्रेणी पे आ जाते हैं। यह श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई समुद्र तल से 900 से
1100 मीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखो थोड़ा सा प्रादेशिक विभाजन क्या कर दिया गया कि यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है लास्ट तक। तो इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। पंजाब हिमालय है आपका, ये जो कहाँ से जाता है, सिंधु से सतलज नदी तक, सिंधु से सतलज नदी तक। देख लेना आप मैप पे इन दोनों की स्थिति। इसका कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका, सतलज से काली नदी तक, और फिर नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक, असम हिमालय आपका तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये प्रादेशिक विभाजन कहाँ, और सर्वाधिक लंबाई किसकी है आपकी, नेपाल हिमालय की। पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ पर्वत देख लेते हैं। पूर्वोत्तर की हिमालय पर्वत इस भाग में पूर्णतः उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है, ऐसे फैला हुआ है हिमालय पर्वत। ठीक, पूर्वी पहाड़ी को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे पटकाई बूम, क्योंकि ये हिमालय के ही पार्ट हैं तो इनको अलग अलग नाम है इसका, क्योंकि बीच बीच में इनके क्या है, गैप भी हैं। पटकाई बूम आपका अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ियाँ है जिसको मणिपुरी पहाड़ियाँ बोला जाता है, गारो खासोई जयंती बताया मैंने, ये मेघालय में है। पटकाई बूम आपकी कहाँ कहाँ है, असम में, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तक फैले हुए हैं। ब्लू माउंटेन और मिजो लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में इनको बोला जाता है, सब हिमालय के पार्ट हैं। आगे आते हैं। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है, जो मेघना नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है। डिफू क्या है, दर्रा है। हंगफुन या हपुंगन जिसको बोला जाता है, चौपान और कीखा पानी अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के माध्यम से उत्तरी पूर्वी म्यांमार को जोड़ा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य दर्रा कौन से हैं, मुख्य दर्रे तो दिफू ही है, या कहीं कहीं दिपू लिखा जाता है। ठीक है। दर्रों पे एक अलग से क्लास आ जाएगी, बहुत छोटी ही क्लास होगी, तो सारे दर्रे उसमें, जैसे माना नीति लिपुलेख आपके उत्तराखंड में हो जाएंगे, नाथुला जेलेपला आपके सिक्किम में हो जाएंगे, है ना, कराकोरम बता ही चुका हूँ, तो कश्मीर के हो जाएंगे जोजिला वगैरह। इसके हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे रोहतांग, सितकीला, बाड़ा, लाचाला। फिर आते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। इसकी सीमा गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होकर दिल्ली तक जाती। अरावली जो दिल्ली में आपकी रायसीना हिल का नाम सुना होगा, राष्ट्रपति भवन इसी पे बना है। ठीक है। जो लुटियंस दिल्ली है पूरी इसी पे ही बनी है, रायसीना हिल्स पे, जितने पीएमएम हाउस हैं। ठीक है। तो ये हिल भी आपकी अरावली का भाग है। भारत ही नहीं पूरे विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर, राजस्थान तक जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। चौड़ाई गुजरात की तरफ अधिक और दिल्ली की तरफ घटती जाती है। इसका उच्चतम शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। यहाँ पे भी मैं हो आया हूँ, माउंट आबू में है ये, राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू के पास स्थित है। विंध्याचल पहाड़ियाँ देख लेते हैं। गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक जाती हैं। इसी पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। भारनेर की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है एमपी में इसको। कैमूर की पहाड़ियाँ ये उत्तर प्रदेश में हैं, मेनली आपके विंध्य आपने देखा होगा, ये सोनभद्र और मिर्जापुर में है आपकी। बिहार तथा एमपी में भी ये कैमूर की पहाड़ियाँ गई हैं। पारसनाथ पहाड़ी आपकी कहाँ है, झारखंड में। ठीक है। झारखंड में पारसनाथ जैन लोगों का बहुत अच्छा स्थल है ना, बहुत पवित्र स्थल है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, सद्भावना शिखर है। मध्य प्रदेश में भारनेर पहाड़ियों का हिस्सा है, कहीं कहीं पारसनाथ पहाड़ी भी दिया रहता है, तो इसको देख लेना। फिर आते हैं सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है तथा दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। दोनों ही भ्रंश घाटियों में क्या है, बहती है। तो बिंद और सतपुड़ा के बीच में मैंने बताया था कौन सी नदी बहती है आपकी, नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी बहती है आपकी, ताप्ती नदी। सतपुड़ा की पहाड़ियों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है आपकी राजपीपला, दूसरी महादेव, तीसरी मैकाली। सारी चीज़ें मैं आपको मैप पे दिखा चुका हूँ, तो अब सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। सतपुड़ा की पहाड़ियों का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, धूपगढ़। और धूपगढ़ की चोटी, यहाँ पे एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी एमपी में, तो धूपगढ़ की चोटी इसी के पास में स्थित है, बहुत फेमस स्थान है पचमढ़ी। ताप्ती नदी का स्रोत भी महादेव की पहाड़ियाँ ही हैं, तो महादेव की पहाड़ियों से ही आपका क्या, ताप्ती नदी निकलती है। अब प्रायद्वीपी भारत की ओर बढ़ते हैं।
प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से पहाड़ देखेंगे हम? गुजरात के पहाड़, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। गुजरात के देख लेते हैं, गिरनार पहाड़ियाँ सौराष्ट्र वाले हिस्से में है, गिर में है, शासन गिर करके एक जगह है गुजरात में, या गिरनार अभिलेख जूनागढ़ वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जूनागढ़ मेन जिला है, वहीं पे है। यहीं पे आपका गिर क्या है, नेशनल पार्क भी है जहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। यहाँ पे भी मैं होके आया हूँ, रहा हूँ यहाँ तो मैं 10-15 दिन, ठीक है। तो ये कहाँ है? जूनागढ़ के पास है। उच्चतम बिंदु क्या है? गोरखनाथ है। सम्राट अशोक के 14 धामलेख यहीं पे है। रुद्रदामन का अभिलेख वगैरह तो है ही, एक फैक्ट था मैंने डाल दिया। ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? मांडव पहाड़ियाँ। तो दूसरा गुजरात में जो है मांडव पहाड़ियाँ हैं, ये यहाँ की एक काठियावाड़ प्रायद्वीप में पाई जाती है, राजकोट वगैरह में, ठीक है। फिर आ जाते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटा गया है। तो भागों में कैसे बांटा गया? नीचे चले जाओ आप तो एक गोवा तक है, जो आपका गोवा वाला पोर्शन, यहाँ बोला जाता है कोंकण तट, और नीचे चले जाओगे तो मालाबार है, इधर चले जाओगे तो आपका कोरोमंडल है। तो मालाबार तट कौन सा है? कर्नाटक से केरल तक, और कोंकण तट क्या है? गुजरात से गोवा तक। सतमाला श्रेणी देख लेते हैं। सतमाला श्रेणी आपकी पश्चिमी घाट पे ही है, सारी जितनी भी श्रेणी है। तो नासिक महाराष्ट्र में है। उच्चतम बिंदु कितना है? 1472 मीटर। अजंता पहाड़ियाँ, अजंता और एलोरा की गुफा का नाम तो सुना होगा, दोनों आपकी औरंगाबाद जिले में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं इसी पहाड़ी पे, अजंता पहाड़ियों पर। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूचियों में है, सबको पता है। तो तीसरी श्रेणी है आपकी हरिश्चंद्र श्रेणी। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। चौथी श्रेणी आपकी बालाघाट श्रेणी, ये भी कहाँ है? आपकी महाराष्ट्र में है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 550 मीटर से 825 मीटर तक। आगे चलते हैं। हरिश्चंद्र एवं बालाघाट पर्वत श्रेणियों 2 नदियां गोदावरी भीमा नदी के मध्य में है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, नहीं भी पढ़ना चाहो अभी तो नहीं पढ़ सकते हो, आगे के लिए रखे रहना, ठीक है। उत्तर में गोदावरी तथा दक्षिण में भीमा नदी, अतः ये दोनों पहाड़ियाँ गोदावरी एवं भीमा नदी को अलग अलग करती हैं, ठीक है। कौन सी? हरिश्चंद्र और बालाघाट। महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी यहीं से निकलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट था कि कृष्णा नदी साउथ की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है गोदावरी के बाद, ठीक है। तो और ये यहाँ से निकलती है, कहाँ से? महाबलेश्वर चोटी से। कुद्रेमुख पहाड़ी, कुद्रेमुख लोह अयस्क की बहुत बड़ी खदान है यहाँ पे। विशाखापट्टनम जो आपका बंदरगाह है वाईजैक, वहाँ से पूरा लोह अयस्क ही निर्यात होता है दूसरे देशों को। तो कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके समानांतर में एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं बाबा बुदनगिरी पहाड़ी, और ये कॉफ़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कॉफ़ी यहाँ पे होती है आपकी कौन सी? कुर्ग अरेबिका और रोबस्टा। आगे आते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में है। यहाँ कुर्ग जिले से कावेरी नदी निकलती है, आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर नीलगिरी पहाड़ी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पहाड़ी है पश्चिमी घाट की। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन तीनों को मिलाती है, प्लस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी यहीं पे मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पे। इसका उच्चतम बिंदु कौन सा? दोड्डा बेट्टा। तो देखो आपका साउथ का या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे उच्चतम बिंदु है अनाईमुदी, ये पहाड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर नीलगिरी की बोले सबसे उच्चतम बिंदु तो वो कौन सा? दोड्डा बेट्टा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। ये पश्चिमी घाट का द्वितीय उच्चतम शिखर है। इसके नीचे पालघाट दर्रा है। दर्रे सारे बताएंगे, 3 और दर्रे हैं जो मेन आपके ऊपर के दर्रे हैं, उनको हटा के पालघाट, भोरघाट और थालघाट, एक सैनकोट्टा दर्रा, तो 4 मान लो, ठीक है। ऊटी तथा ऊटक मंड पर्यटक स्थल कहाँ है? यहीं पे स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। साइलेंट वैली भी यहीं पे स्थित है, ये ध्यान रखो, केरल की जो साइलेंट वैली है। फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ देख लेते हैं। केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? अनाईमुदी, या जिसको मैं बोल रहा हूँ अन्नामुदी, ठीक है। ये पूरे साउथ का सबसे उच्चतम बिंदु है। 2695 मीटर इसकी हाइट है। ये पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर भी है। अब आते पालनी पहाड़ियाँ, इस पे क्वेश्चन आया था। जो नीलगिरी है, अन्नामलाई और पालनी, इन पे 16 वन पाए जाते हैं। तो आपका बंदरगाह में आया था कि हाइट पे जो वन पाए जाते हैं वो क्या है? वन है, ग्रासलैंड है, क्या है? ऐसे उन्होंने पूछा था, ठीक है। हाइट पे क्या पाया?
ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है कोडाईकनाल, यहाँ पे भी मैं होके आया हूँ। ठीक है। इलायची पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ क्या हैं? सबसे लास्ट की पहाड़ियाँ, साउथर्न मोस्ट पहाड़ियाँ ये है इलायची पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये कार्डमम मतलब इलायची ही होता है कि पहाड़ियाँ कहा जाता है। केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं, तो तमिलनाडु और केरल ऐसे मिलते हैं। यहाँ पे केरल खत्म होता है और तमिलनाडु यहाँ पे, तो यहाँ पे है। यहीं पर सेनकोट्टा दर्रा है, तो आखिरी दर्रा यही है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ यही हैं। अब देख लेते हैं पूर्वी घाट की, ये तो पश्चिमी घाट की देख रहे थे, अब इधर वाली देख लेते हैं पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट से निकलने वाली सारी नदियाँ पूर्वी घाट में ही आकर गिरती हैं। तो जो पश्चिमी घाट की सारी नदियाँ, अधिकतर आपने देखा हो पूरब की ओर नदियाँ बहती हैं, क्योंकि यहाँ पे ढाल ऊंचाई है और यहाँ पे नीचाई है। ठीक है, तो वो नदियाँ भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो ऊपरी नदियाँ हैं। 77% पानी गिरता है आपका यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे पश्चिमी घाट में भी यही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है, इसलिए नदियाँ ढाल की तरफ अपना रास्ता बनाती हैं। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ मुख्यतः 3 राज्यों में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विभक्त हैं। विवरण कौन सा है? शेषाचलम, नल्लामलाई, बेलीकोंडा और पालकोंडा। मैप पे मैं दिखा चुका। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाता है? एक तो पूछा जाता है आपका कि उत्तर से दक्षिण का आप क्रम लगाओ, मैक्सिमम यही पूछा जाता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा यूपीपीसीएस वगैरह हो या और उसके एग्जाम तो थोड़ा और चीज़ें पूछ लेते हैं, बट इसमें यही है। फिर तमिलनाडु की पहाड़ियाँ आपकी जावादी और सेवरा है। ये सारी पहाड़ियाँ मिला लो, लेकिन सबसे लास्ट में आपकी कौन सी होती है? कार्डमम। अब आते हैं सैडल पर्वत है, सैडल पीक जिसको बोलते हैं। ये किसका है? अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। एक नारचो पर्वत शिखर है, नारचो, ये आपका लक्षद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो यहाँ पे सारे पर्वत शिखरों की बात हो चुकी है जो इंडिया से रिलेटेड है। और आगे बढ़ते हैं। पर्वत निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण जो मैंने बताया था कि एक होते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। कैसे बनते हैं? जब संपीड़न होता है, संपीड़न होता है तो ऐसे इनमें बलन, एक प्रकार की रेखाएं, तरंगें पड़ जाती हैं। ये लाखों वर्ष में होता है। चट्टानें होती हैं, चट्टानें बहुत ज़्यादा घनत्व होता है इनका अच्छा खासा। तो ये क्या होता है, जब हाइट बढ़ती चली जाती फिर, और वो पता नहीं चलता है, लेकिन भूकंप वगैरह इसी की वजह से आते हैं। ठीक है, यह विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रों में विस्तृत है। कौन से? फोल्डेड माउंटेन्स। एशिया में जैसे हिमालय है, अराकान है, सुलेमान है, हिंदुकुश है, जैगरोस है, एल्बोर्ज है, ये सारे एशिया की बात हो रही है। ठीक है, पॉन्टिक, तोरस, कराकोरम, कुल्लुन शाह। ठीक है, अफ्रीका में कौन सा है आपका? एटलस। उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये सारे क्या है? मोड़दार पर्वत हैं। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई कितनी है? 7000 किलोमीटर। लंबाई की बात हो रही है, ध्यान रखना, हाइट की नहीं बात हो रही। अब आते हैं भारत में सतपुड़ा की पहाड़ी। दूसरे पर्वत क्या है? अवरोधी पर्वत, जिसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन मैंने बताया कि जैसे चट्टानें हैं, चट्टानों का बीच का सिरा ज्यों का त्यों रह गया और बाकी सिरा क्या होगा? नीचे धंस गया, तो ये अपने आप माउंटेन बन गया ऊपर वाला। एक बार ऐसा भी होता है कि ये नीचे रह गया और बीच के 2 ऊपर उठ गए, तो इसको फिर रैंप बोलते हैं। कई बार क्या होता है, बीच वाला ऊपर उठ जाता है और अगल बगल वाले ज्यों के त्यों रहते हैं, तो वो होस्ट पर्वत होता है। तो अलग अलग टाइप के पर्वत होते हैं। ठीक है, तो भारत में सतपुड़ा की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, जर्मनी में हॉर्ज, इसके उदाहरण है डायरेक्ट। तो सतपुड़ा, नीलगिरी, हॉर्ज, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है आपका? जर्मनी में। हॉर्ज भी यहाँ पे। फ्रांस में बॉर्जेस है, अमेरिका में बासाज रेंज है, सियरा नेवादा भी अमेरिका में ही है, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज है। ये सब इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ पे नमक जो होता है ना आपका, सेंधा नमक, वो बहुत पाया जाता है। पाकिस्तान इसी को बेच बेच के कम से कम 600-700 करोड़ रुपये कमाता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा विश्व के सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत में है। ठीक है, तीसरा आपका है ज्वालामुखी पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? चिली का एंकाकांगुआ। तो ज्वालामुखी के बारे में तो डिटेल आपको जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तब मिल जाएगी। 1-2 दिन के अंदर ही वीडियो आ जाएंगे। नेक्स्ट 3 डेज में मैक्सिमम पोर्शन हमें खत्म करना है। ठीक है, इक्वाडोर का कौन सा? कोटोपैक्सी है, 5897 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये सबसे सक्रिय में आता है कोटोपैक्सी। और एंकाकांगुआ क्या है कि सक्रिय नहीं है लेकिन सबसे ऊंचा है। ठीक है, निष्क्रिय। इक्वाडोर का चिम्बोराजो 6272 मीटर। अफ्रीका का किलिमंजारो
तो ये अब इन्होंने इसमें वो नहीं कर रहे हैं, अलग नहीं कर रहे हैं कि सक्रिय है कि निष्क्रिय है। पर्वत है वो केन्या का, अफ्रीका में क्या, माउंट किलीमंजारो। तो जो किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। अन्य महत्वपूर्ण ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत है, ये सब अन्य महत्वपूर्ण ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, आगे आ जाते अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं। जब कोई पर्वत पठार अपर्दन के प्रक्रमों के द्वारा अपर्दित करके पर्वतों का रूप, क्या होता है कि अपर्दन के प्रक्रम होते हैं तो पहले तो ये समतल टाइप का रहेगा, पठार रहेगा, हाइट पे जो रहेगा, फिर ये नुकीला हो जाता है, ऐसे करके इसके वो बन जाते हैं जब हजारों लाखों वर्ष तक अपर्दन हो जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। कौन कौन से हैं इसमें, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, पूर्वी पश्चिमी घाट, यूरोप में यूराल, स्कॉटलैंड की पहाड़ियाँ, पेनाइन श्रेणी आदि। ये सारे उदाहरण हो गए आपके। मैप पे हम आपको सारे पर्वत दिखाई चुके हैं, यहाँ ऊपर से लेके, एक बार फिर से देख लेना। PDF आपको मिल जाएगी ऐप में। जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो वीडियो का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारी कोर्स की फीस बताए देने को 299 है। इसमें हिस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट एंशिएंट खत्म हो गई पूरी, इसके बाद पॉलिटी खत्म हो गई है, हिस्ट्री के 2 पोर्शन खत्म होंगे, ज्योग्राफी भी 2-3 दिन में खत्म करेंगे, हिंदी की PDF प्रोवाइड करा दी गई है 29 टॉपिक्स में डिवाइड करके। तो यहाँ पे हर चीज़ आपकी डिटेल में मिल जाएगी। टेस्ट भी हर 2-3 दिन में, 4 दिन में आप होते रहेंगे। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ किसी भी वीडियो के, या फिर आप चले जाओ कोई भी कमेंट खोल लो, तो एक पिंड कमेंट रहता है सबसे ऊपर, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर। तो यहाँ से आप ये बैच ले सकते हो, या फिर GS रिवॉल्यूशन सर्च करो तो सीधा आपको कहाँ पे सर्च करोगे आप, प्ले स्टोर पे GS रिवॉल्यूशन सर्च करेंगे तो ऐप मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।